आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में नया टॉपिक चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसे पिछले टर्म पर हमने पढ़ा था चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हम सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए नए मेथड पर डिस्कस करते हैं। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो स्वतंत्र चर का परिवर्तन। तो देखिए, स्वतंत्र चर का परिवर्तन, यहाँ x आपका स्वतंत्र चर है उसको एक नए स्वतंत्र चर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ विशेष विधियों के द्वारा ही डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स को सॉल्व किया जाता है। तो हमारे इस समीकरण में x को हम एक नए वेरिएबल से z से परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित करने के लिए तो हम इसको चेंज करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हमने किया, डी वाई बाई डी एक्स को हमने वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज किया, तो जेड एक्स को जेड में चेंज कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने डी वाई बाई डी जेड डॉट, अब डी जेड लिया है तो डी जेड बाई डी एक्स लिख दिया। नेक्स्ट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम डी वाई बाई डी जेड करेंगे, तो डी वाई बाई डी जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स, और अंदर डी वाई बाई डी जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, दो हो गए, प्लस डी वाई बाई डी जेड डॉट डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम इन सब वैल्यूज़ को डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज़ को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, इसमें सब्स्टिट्यूट किया। तो देखिए, पहली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर ब्रैकेट में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी जेड डॉट डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर आ गया, प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी जेड की जगह पर पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर पी इंटू डी वाई बाई डी जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ हम पहले भी कह चुके हैं, इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई डी जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट 1 रखते हैं, तो जो भी इसके साथ आ रहा है उस टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो उस टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड करने से उस टर्म्स को हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, डिवाइड करने से क्या हो जाता है, हमारे पास में इक्वेशन निकल करके आती है कि डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स ब्रैक अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए न्यू फॉर्म बदल करके आ गई, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन, where p1 is equal to d2z upon dx square plus p dz upon dx बटे dz upon dx का होल स्क्वायर, q1 is equal to q upon dz upon dx का होल स्क्वायर, और r1 is equal to r upon dz upon dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ p1 q1 r1 x के फलन हैं, परंतु इनको z तथा x के मध्य हुए संबंध की सहायता से z के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो z का x के रूप में चेन कैसे करेंगे, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि चॉइस ऑफ z है एज ए फंक्शन ऑफ x। तो z का चेन कैसे करें, तो z का चेन दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका तो यह है p1 को 0 रख दें हम, तो p1 को जब हम 0 रख देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ इसको इंटीग्रेट किया हमने, तो इंटीग्रेट करने के बाद में डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमने यहाँ पर ले लिया u, तो डी यू अपॉन डी एक्स
प्लस पी यू इजिकल टू 0। लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर फॉर्म की इक्वेशन से इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद टर्म्स मिली जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स ओवर डी एक्स। इंटीग्रेशन हो गया और हमारी इक्वेशन परिवर्तित होकर के आ गई जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर थी इन डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इजिकल टू आर वन चेंज होकर के आ गई डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू वन वाई इजिकल टू आर वन। अब ये समीकरण जो है इंटीग्रेबल है। Q1 का मान इसमें अचर आएगा या 1/z स्क्वायर के समानुपाती आ जाए जो भी आ जाता है। तो इस तरह हम दी गई अवकल समीकरण को ये सेकंड ऑर्डर में मिल जाएगी। Q1 कांस्टेंट मिल जाएगा, वेरिएबल्स क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। तो हमने जो पिछले चैप्टर 3 में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल करके जो इक्वेशन को सॉल्व किया है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ, उसके द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ वी टेक, अब हम दूसरी विधि भी बात करें कि यदि हम P1 इजिकल टू 0 बात करते थे, अब हम कहेंगे यदि Q1 को C स्क्वायर लें। दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों से एक जैसा काम होगा। P1 इजिकल टू 0 लेंगे तो Q1 का मान कांस्टेंट आएगा, Q1 कांस्टेंट लेंगे तो P1 0 आएगा। तो अब हमने दूसरी विधि की Q1 इजिकल टू C स्क्वायर लिया क्योंकि C है, पर C स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि dz/dx का होल स्क्वायर है, इसलिए हमने Q1 इजिकल टू C स्क्वायर लिया। कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम Z का चयन इस प्रकार करेंगे समीकरण 2 में, Q1 को हमने अचर मान लिया और माना वो C स्क्वायर है, तो इसलिए Q1 इजिकल टू Q/dz/dx का होल स्क्वायर इजिकल टू C स्क्वायर। इसलिए अब हम इसको, इसीलिए हमने Q1 का C स्क्वायर लिया यहाँ पर। तो C dz/dx इजिकल टू रूट ऑफ Q, इसलिए Cz इजिकल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ Q dx। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट करके इसका मान निकाल सकते हैं और मान निकालने के बाद Z का मान आ गया हमारे पास में, तो Q1 का मान हमने ले लिया है C स्क्वायर, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो P निकालेंगे तो dz/dz का मान आ गया, तो dz/dx निकाल लिया, d2z/dx स्क्वायर निकाल लिया, तो फिर हमारे पास में P1 का मान आ गया। P1 का मान इससे सामान्यतः 0 प्राप्त होगा या कांस्टेंट प्राप्त होगा। तो d2y/dx इस dz स्क्वायर प्लस P1 dy/dz प्लस C स्क्वायर y इजिकल टू R1। ये इक्वेशन एक इंटीग्रेबल इक्वेशन है और इस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो इस तरह हमने विधि पर जो चर्चा की, एक हमने विधि पढ़ी क्योंकि अभी हम दो तरह की विधि पढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ी थी जिसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज किया था, y इजिकल टू यू भी लेकर के डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज किया था और u इजिकल टू आपका आया था -1/2 यानी e की पावर आपका आया था -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और तब हमने निकाला था। अब यहाँ पर हम जो चेंज कर रहे हैं इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं दूसरी विधि में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जब हम चेंज कर रहे हैं तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx स्क्वायर प्लस P dy/dx प्लस Qy इजिकल टू R, उसको चेंज कर दिया हमने d2y/dz स्क्वायर प्लस P1 dy/dz प्लस Q1y इजिकल टू R1। जहाँ हमने P1 की फॉर्म्स में लिखा कि P1 इजिकल टू हमने दे दिया d2z/dx स्क्वायर प्लस P dz/dx का होल स्क्वायर, Q1 इजिकल टू Q/dz/dx का होल स्क्वायर, R1 इजिकल टू R/dz/dx का होल स्क्वायर। इसको दो तरीके से हमने Z को चूज़ किया था, एक में P1 को 0 लेकर के मेथड में, दूसरे Q1 इजिकल टू C स्क्वायर। दोनों से ही आप आसानी से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है। अब देखिए इसके हम एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स पर हम एक चर्चा करेंगे कि जैसे सपोज दैट d2y/dx स्क्वायर प्लस cot x dy/dx प्लस 4y cos x स्क्वायर x इजिकल टू 0 है। इसके हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करेंगे। तो नाउ दिए हुए समीकरण को हम पहले तुलना करते हैं, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस qy इजिकल टू r से हम तुलना करें तो p इजिकल टू cot x आ गया, q इजिकल टू 4 cos x स्क्वायर x आ गया, r इजिकल टू 0। अब स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने के लिए मेथड दिया हुआ है, क्योंकि हम dy/dx इजिकल टू लिखते हैं dy/dz डॉट dz/dx।
और जेड इजिकल टू हम जो निकालते हैं 2 तरीके से निकालते थे, Q1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट लेकर के, P1 इजिकल टू 0 लेकर के। तो P1 यहाँ पर जो आएगा इजिकल टू d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स बटे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर निकाल दीजिए। तो d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स बटे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 इजिकल टू Q अपॉन डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। Q इजिकल टू 4 कोसेक स्क्वायर एक्स बटे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। R1 इजिकल टू 0 क्योंकि R 0 है। अब जेड का चयन करते हैं, सेकंड मेथड को यूज कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट को भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर दोनों से एक आएगा। Q1 इजिकल टू 1 मान लीजिए, क्योंकि और तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 इसमें दिया हुआ है। 4 भी मान सकते हैं Q1 इजिकल टू, तब भी हो सकता है 4 4 कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा। इसलिए डी जेड अपॉन डी एक्स इजिकल टू 2 कोसेक एक्स सिंप्लीफाई कर लिया, इंटीग्रेट कर देंगे जेड इजिकल टू 2 लॉग 10 1/2 एक्स आ जाएगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आप देख रहे हैं, इसलिए P1 इजिकल टू आपने फाइंड आउट किया, क्योंकि जेड आपके पास में आ गया तो डी जेड अपॉन डी एक्स आ गया, d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया। इसलिए P1 इजिकल टू जब आपने सिंप्लीफाई किया तो P1 इजिकल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि P1 इजिकल टू d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स बटे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए P1 इजिकल टू 0 मिल गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि P1 का मान 0 आ रहा है। जब P1 का मान 0 आ रहा है तो P1 Q1 R1 के मान दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की है कि d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी जेड प्लस Q1y इजिकल टू R1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, P1 0 हो जाएगा। इसलिए d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस Q1 इजिकल टू 1 माना है, y इजिकल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि Q एक्सिस में 0 है R का पार्ट। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी m स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, m इजिकल टू प्लस माइनस आइट आ गया। इसलिए y इजिकल टू C1 cos z प्लस C2 sin z और z इजिकल टू 2 log 10 x/2। तो इसलिए दिए हुए समीकरण का ये हल हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह हम दी गई अवकल समीकरण की जो हमने मेथड पढ़ा, ये इसको हम कहते हैं स्वतंत्र चर का परिवर्तन, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उससे पहले हमने चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स पढ़ा था। तो इस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अब तक हमने जो डिस्कस किया है, शुरुआत में हमने जो पढ़ा था वाई इंस्पेक्शन मेथड को डिस्कस किया था, कैसे इंस्पेक्शन के द्वारा हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉर्मल फॉर्म, यानी इसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज किया था। देखिए दोनों में यू ने जेड निकालते हैं, वहाँ भी हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए टर्म्स को जेड यूज किया था। अब यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को निकालते हैं, तो वहाँ वाई इजिकल टू यू भी लिया था और एक फंक्शन जो यू था नोन नहीं था, तो वहाँ डिफ्रेंशिएट करके उसको हमने सॉल्व किया था। अब यहाँ हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जगह पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज किया है, तो इसलिए तीसरी विधि है। नेक्स्ट विधि की हम अगले में, तो इसके क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको कोशिश की है। नेक्स्ट विधि पर हम नेक्स्ट टर्म में चर्चा करेंगे।